जब हम दो फोर्सेस को सेम कॉमन पॉइंट पे लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उनकी मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट आएगा वो बातें यहाँ पे हमने देखनी है। ठीक है, ये एक फोर्स है जो इस पॉइंट पर लगाई जा रही है और जो दूसरी फोर्स है वो भी इधर ही लगाई जा रही है, सेम डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो वो क्या कहते हैं कि एक दो फोर्सेज हैं, सेम डायरेक्शन में थी, कॉमन पॉइंट पे थी। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है, वो एक दूसरे के बराबर होंगी, सिंगल फोर्स बन जाएंगी इन दैट डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। यानी कि इन दोनों फोर्सेज की जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को हम लिख देते हैं कि लेट्स सपोज जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है एफ के, तो वो एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, बेहतर है कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक, ये था पहला पॉइंट कि अगर आप दो फोर्सेस कॉमन पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में लगाते हो तो वो दोनों सेम हो जाती हैं। ठीक है, ये मैंने एक पेन रख दिया यहाँ और मैं दूसरा पेन जो है वो रख देती हूँ इस तरह से, या इसको हम इस तरह से देखें कि ये दोनों दोनों पेन सेम डायरेक्शन में हैं। फोर्स अगर लगाई जा रही है कि देखो, अगर मैं लगाती हूँ ये ऐसे, ये मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, और आगे मैं कोई चीज़ किसी चीज़ को ना मूव करना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ और दो फोर्सेज हैं, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगी तो वो सिंगल फोर्स के बराबर ही होगी ना, तो उनकी मैग्नीट्यूड आप दोनों का सम लेके कर सकते हो कि वो जो है ना बराबर हो जाएगी, इक्वल्स टू दिस सिंगल फोर्स। ठीक, ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है बी, उसमें हम देखते हैं कि टू इक्वल फोर्सेस हैं, कॉमन पॉइंट पे हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप वो होता है ना सीसा, मतलब पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये देख लो, ये ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगाई, यहाँ पे एक फोर्स लगाई, दिस इज़ F1, दिस इज़ F2। ठीक, लेकिन कॉमन पॉइंट तो था, पॉइंट तो क्या है उनका ऑलमोस्ट कॉमन। ये तो मैंने इतना मोटा सा बनाया हुआ, लगेगा तो एक ही ना है, तो ये कॉमन पॉइंट्स। और अब दो फोर्सेस लगा रहे हो, F1 लगा रहे हो इधर और F2 लगा रहे हो इधर, तो क्या होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा बॉडी जो है, क्योंकि आप देखो ना कि ये लेट्स सपोज एक यहाँ से है, एक आप जो है ना एक फोर्स लगा रहे हो इधर, ये पिंक वाला पेन, और एक फोर्स लगा रहे हो आप इधर से, मतलब आप बीच में खड़े हुए हो और एक जना आपको यहाँ से खींच रहा है, एक जना आपको यहाँ से खींच रहा है। हाँ, अगर फोर्सेस जो हैं वो बराबर हैं दोनों की, तो आप क्या करोगे, आप बीच में सेंटर स्टैटिक रहोगे। ठीक है, तो आपको हाँ ये भी हो सकता है, अगर ये फोर्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, अगर ये ज़्यादा ताकतवर है तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इक्वल फोर्सेज कॉमन पॉइंट पर लगें, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगें, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाती है। ये आपको इस पैराग्राफ उस पर डायग्राम में से नज़र आ रहा होगा। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सी वाला, उसमें कहते हैं कि जो अनइक्वल फोर्सेज है, यहाँ पे वो इक्वल फोर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो मैंने आपको कहा था ना कि ये इधर से खींच रहा है और इधर से खींच रहा है, क्योंकि इक्वल फोर्सेज हैं तो ये स्टैटिक है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन सी पॉइंट में कहते हैं जो फोर्सेज हैं वो अनइक्वल हैं, कॉमन पॉइंट पे हैं, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मूवमेंट बॉडी की कहाँ पे होगी, इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दो फोर्सेज हैं, कॉमन पॉइंट पे हैं, लेकिन वो अनइक्वल हैं। ये ब्लू वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो क्या होगा, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि इसकी फोर्स जो है वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये ग्रेटर फोर्स हो जाएगी। सी पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड इनकी होगी जी प्रोड्यूसिंग दिस मूवमेंट बीइंग इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड। आप इन दोनों फोर्सेज का जब डिफरेंस लोगे तो वो टोटल उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। डी में क्या कहते हैं, अच्छा अब ये तो हमने कह लिया कि कॉमन पॉइंट पे है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, फला, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इट्स इनकन्वीनियंट टू अप्लाई फोर्सेज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते हो, आप इधर इधर इस तरह से फोर्स नहीं लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप मतलब दो फोर्सेज लोगे, एक एंगल बनाते हो उन दोनों फोर्सेस का, और फिर वो क्या क्या कहलाती हैं, वो कंपाउंड फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फोर्सेस क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये वैसे भी आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फोर्सेस क्या है, तो उसको अब आपने यहाँ से समझना है। कैसे कि इफ़ टू फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स, और वो लाइन्स कौन सी हैं, आप देख लो ये ए बी एंड ए सी। ठीक है, हम इसको साथ के साथ ड्रॉ करते जाते हैं कि दो फोर्सेज हैं रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स ए बी और ए सी। ठीक है, आगे बढ़ें, ए बी और ए सी एक्ट एट द पॉइंट ए। ऑब्वियसली ये जो है एक्ट एट द पॉइंट ए पॉइंट पे जो है ना वो एक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, देन द डायगोनल जो बनेगा ए एक्स, डायगोनल कैसे बनेगा, इसको हम थोड़ा सा देखें, इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। ठीक है, ये तो ये जो डायगोनल बनेगा ना ए एक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आपको बन गया ना ए बी एक्स सी, एक पैरेललोग्राम बन गया, रिप्रेजेंट द फोर्स टू बी दे आर इक्वलेंट। तो मतलब इस डायरेक्शन में जो है ना ये फोर्स लगाई जा रही है, यहाँ से हमें पता चलेगा, मतलब आपने लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, लेकिन आप लगा नहीं पा रहे हो, कुछ हालात ऐसे हैं कि आप किसी पॉइंट पे किसी सिंपल जो है ना फोर्स को नहीं लगा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना दो फोर्सेज लगाते हो, एक इस तरह से,
एक इस तरह से, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इस डायरेक्शन में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कंपाउंड फोर्सेज हो गया। पैरेललोग्राम फोर्सेज भी आपके कह रहे होते हैं। देखो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ये ऐसा होता है कि जब डेल्टॉइड मसल है ना, डेल्टॉइड मसल की जो डायरेक्शन है ना वो ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से होती है, ट्रायंगुलर टाइप का मसल होता है। ऐसे ऐसे आप देख लो, मैं भी कोई ड्राइंग में कोई इतनी अच्छी खास नहीं हूँ। पहले लिए इस तरह का होता है, ठीक है, मतलब उसकी ये होती है डायरेक्शन। तो ना डेल्टॉइड में वो क्या कहते हैं कि डेल्टॉइड जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग शोल्डर एबडक्शन। अब एबडक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि एबडक्शन क्या होती है। एडक्शन है कि जब लिम्ब आपका मूव करेगा टूवर्ड्स द बॉडी के, मतलब अगर ये आप देख लो इस तरह से, ये है, ठीक है, ये आपका है जी अपर लिम्ब। अगर ये लिम्ब मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी तो ये हो रही है एबीडक्शन, और अगर ये हो रहा है टुवर्ड्स द बॉडी तो दैट इज़ एडीडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये एडिशन हो रही है ना इसके साथ, तो ये एडक्शन है, ये एबडक्शन है। तो यहाँ पे हमारा होता है डेल्टॉइड, शोल्डर पे होता है ना डेल्टॉइड कुछ इस तरह से। तो डेल्टॉइड में ना वो ये कहते हैं कि जब डेल्टॉइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है शोल्डर एबडक्शन के दौरान में, तो एक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फाइबर्स, देखो उसके जो है ना एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडिल फाइबर्स होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे वो एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स की बात करें, मसल्स आप डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द मसल जो है वो कंपाउंड फोर्सेस करते हैं, कंपाउंड टू वर्क विद द मिडल फाइबर्स एंड सो वास्टली इंक्रीजिंग देयर पावर। देखो बात ये हो रही है कि अगर हम देखें ना, अगर हम इस डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास है ऐसे ऐसे हम देख लेते हैं, ये है डेल्टॉइड, ठीक है, डेल्टॉइड, ये उसके हैं पोस्टीरियर फाइबर्स, ठीक है, ये उसके हैं एंटीरियर फाइबर्स, और यहाँ से उसके हैं मिडल फाइबर्स। यही डायग्राम को आपने अपने माइंड में रखना है। देखो यहीं पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ डेल्टॉइड की। अब बेसिकली उसमें क्या होता है कि जब आप जो है ना एबडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो एंटीरियर पे भी फोर्स लगती है, एंटीरियर की फोर्स होती है, एक्शन ऑफ द एंटीरियर फाइबर। फिर पोस्टीरियर फाइबर्स भी वर्क करते हैं, एक्शन ऑफ द पोस्टीरियर फाइबर्स। इन दोनों की फोर्स क्या होती है, कंपाउंड होती है। तो मिडल फाइबर्स की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसको ज़्यादा पावर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो कंपाउंड फोर्सेस का जो रूल है ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया, आपको इतना ही करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना डीप जाओगे उतना डूब जाओगे, ठीक है। अभी आपका वैसे भी स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा काइनेजोलॉजी पढ़ाई जाती है। मसल का जब आप वर्क पढ़ोगे, एक्शन पढ़ोगे, आपको सब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। ई पॉइंट को हम देखते हैं। टू अनइक्वल फोर्सेज हैं, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, वो बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। टॉर्क का इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखो ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, मैं देख रही हूँ एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, ठीक है, ये जो लाना चाह रही है वो इधर लाना चाह रही है, ये जो लाना चाह रही है वो इधर लाना चाह रही है। तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये हमारे पास जो है ना पेन है, एक फोर्स आपको एक फोर्स यहाँ खींच रही है और एक फोर्स जो है ना वो यहाँ खींच रही है, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये होगा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये 5 तरीके हैं फोर्सेज अप्लाई करने के। इसको अपने माइंड में ज़रा सा क्विक रिवाइज करो कि अब तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ये ई तक आपका जो है ना कंप्लीट हो चुका है कि ये किस तरह से आपका जो फोर्सेज है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। 2 फोर्सेस, कॉमन पॉइंट, सेम डायरेक्शन, ऐड हो गई जी मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। इसी तरह क्या थी, 2 फोर्सेस हैं, कॉमन पॉइंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। 2 फोर्सेस हैं, अनइक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा, बॉडी वहाँ मूव करेगी जहाँ की फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। जो बंदा बहुत पावरफुल होगा तो वहीं पे आप जाओगे। इसके अलावा फिर कंपाउंड का फोर्सेस हैं, आपको फोर्स चाहिए यहाँ, लेकिन आप यहाँ लगा नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, ये अपनी फोर्स लगाएंगे, ये अपनी फोर्स लगाएंगे, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। ये डेल्टॉइड की एग्जांपल। 2 फोर्सेस हैं, डिफरेंट पॉइंट पे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, बॉडी पे बॉडी रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फोर्स। बाकी टॉपिक फिर हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। टेंशन और ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डिटेल से ना ऑलरेडी मैंने बता दिया। टेंशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, फिक्सेशन स्टेबलाइजेशन का डिफरेंस क्या है, वो मैंने बता दिया है। एक्सिस और प्लेन से हम इंशाल्लाह जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, बाकी स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, ये तो आलतू फालतू टॉपिक है, ये तो किस बच्चे को नहीं आते हैं। 9th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 9th में फिजिक्स इतनी वो है। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप मुझे बताइएगा, मोमेंटम या इनर्शिया या इनमें से कुछ भी, अगर आपको कुछ भी समझना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ यहाँ से हम एक्सिस प्लेन्स पढ़ेंगे। और लीवर भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, लीवर भी मैं बता चुकी हूँ। लीवर ऑफ द बॉडी अलबत्ता एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो लीवर ऑफ द बॉडी अगर फिजिबल हुआ तो हम ये भी कर लेंगे।
बाकी रह जाएगा पुली का कॉन्सेप्ट, और एक्सियल सस्पेंशन क्या है, पेंडुलर सस्पेंशन क्या है, वो भी हमारा हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। इलास्टिसिटी और स्प्रिंग्स के टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किए हुए, ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि जी मैकेनिकल प्रिंसिपल का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है उसको पूरा एक्सप्लेन करें, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो मुझे लग रहे थे कि ये टॉपिक्स आसान है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और चंद एक दो टॉपिक्स इस चैप्टर में से रह गए हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो डन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।